यार आपने कई बार सेलिब्रिटीज को अपने साथ इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स कैरी करते हुए जरूर देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लुई विटॉन की। दुनिया का एक ऐसा फ्रेंच लग्जरी ब्रांड जिसके प्रोडक्ट्स लेना बहुत लोगों का सपना ही बन के रह जाता है। 2 लाख का हैंडबैग, 24 लाख की साइकिल, 82 लाख का टॉयलेट, 75,000 की बेल्ट, 40,000 का छोटा सा वॉलेट जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स बेचकर बर्नार्ड आर्नोल्ड इलॉन मस्क के बाद दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आते हैं। लुई विटॉन का वैल्यूएशन आज की डेट में $26.3 बिलियन है और ये ब्रांड दुनिया का बेस्ट लग्जरी कंज्यूमर ब्रांड माना जाता है। पर ऐसा क्या हुआ जो लुई विटॉन इतना बड़ा ब्रांड बन गया? ये कहानी शुरू होती है तब जब 19th सेंचुरी में जब एक घर से भागा हुआ बच्चा पेरिस पहुंच जाता है। बेसिकली लुई विटॉन का जन्म एंचे फ्रांस में हुआ। उसके पिता किसान थे और साथ में हैट्स बनाया करते थे। उस टाइम पर फ्रांस नेपोलियनिक वॉर से जूझ रहा था और बहुत सारे किसान जिसमें से विटॉन भी थे वो बैंकरप्ट गरीब होते जा रहे थे। लुई के पास बचपन में कोई और ऑप्शन नहीं था। उसको अपने पिता के साथ खेत पर ही काम करना पड़ता था। सुबह से शाम तक वो खेती करता था और भेड़ों को चराता था। जब 1831 में लुई 10 साल का हुआ तो उसकी माँ गुजर गई और पिता ने दूसरी शादी कर ली। लुई की सौतेली माँ का बर्ताव लुई के लिए बहुत खराब था। वो लुई को बहुत मारती थी और परेशान रखती थी। और परेशान होकर एक वक्त ऐसा आया कि 13 साल की उम्र का एक बच्चा बिना पैसे और खाने के घर से भागकर 469 किलोमीटर पैदल चलकर पेरिस पहुंच गया। अब क्योंकि पैसे तो थे नहीं, लुई ने हाथ से काम करने वाले कारीगरों के साथ काम करना शुरू कर दिया, जहां उसने मेटल, स्टोन फैब्रिक और लकड़ी पर काम करना सीखा। पर पैसे इतने कम होते थे कि लुई के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो बच्चा लकड़ी की सूखी झाड़ियों के अंदर एक फटा पुराना कोट पहनकर सोता था जिससे ठंड ना लगे। ये वो वक्त था जब रेलवे पहली बार पेरिस में शुरू हो रही थी, जिससे लोगों के लिए ट्रैवल करना थोड़ा आसान हो रहा था। और इसी ट्रैवल की वजह से धीरे धीरे पेरिस की सारी इंडस्ट्रीज बूम कर रही थी। अब यहाँ कारीगरों ने सोचा कि क्यों ना हाई क्लास लोगों के लिए कस्टमाइज्ड लगेज बॉक्स बनाएं, जिसे हम लोग ट्रंक भी बोलते हैं। अब इस वक्त पर लुई पुराना काम छोड़कर लगेज पैकर का काम करते थे। पेरिस की लेडीज के कपड़े बहुत हैवी होते थे तो लुई उन्हें बॉक्स में पैक कर ट्रेन में चढ़ाया करते थे। अब लुई को भी लगा कि इस वक्त लगेज बॉक्स या ट्रंक की बहुत डिमांड है और हो सकता है इस बिजनेस में आगे चल के बहुत पोटेंशियल हो। और इसीलिए लुई ने एक स्किल्ड कारीगर मोनेसियर मारेशल के अंडर काम करना शुरू कर दिया और बैग्स बनाना सीखना शुरू कर दिया। अब लुई थोड़ा बड़ा हो गया था। अब बैग्स बनाते बनाते उसे एक बहुत बड़ा गैप दिखा कि मार्केट में सिर्फ हेवी मेटल या वुडन बॉक्स ही होते हैं और उनका शेप भी बड़ा होता है और वो ज्यादा स्पेस भी घेरते हैं। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए लुई ने अपनी शॉप खोल दी। लुई ने वुड या एनिमल स्किन की जगह ट्रंक पे कैनवस यूज करा, जिससे वो ज्यादा ड्यूरेबल बन गया। वो लेदर से भी लाइट था और ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट था। और दूसरा, उन्होंने सारे ट्रंक्स को ज्योमेट्रिकली रेक्टेंगुलर बनाया, जिससे एक के ऊपर एक वो इजीली रखे जा सकें। अब सुनने में बहुत छोटे चेंजेस लग रहे होंगे, पर इन 2 चेंजेस ने लुई विटॉन का पूरा गेम चेंज कर दिया। ये वो टाइम है जब वॉर ऑफ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे। लोगों को लुई के लगेज बॉक्स इतने अच्छे लग रहे थे, नेपोलियन III की वाइफ एम्प्रेस यूजीनी ने लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। पर लुई की जिंदगी तब चेंज हुई जब एम्प्रेस यूजीनी लुई के यही ट्रंक्स लेकर स्विस कैनाल की ओपनिंग करने इजिप्ट गई। बस फिर क्या था, उस सेरेमनी को देखने के लिए अलग अलग देशों से बहुत लोग आए और वो एलवी मतलब लुई विटॉन, एलवी के ट्रंक्स को देखते ही फैन हो गए और उनके ट्रंक्स बहुत तेजी से बिकने लगे। लुई बहुत खुश थे, पर ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की थी, क्योंकि 1870 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर छिड़ गई और विटॉन फैमिली को रातों रात सब छोड़कर वहां से भागना पड़ा। ये वक्त बहुत खराब था। इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी लुई की फैमिली को रिफ्यूजी कैंप में भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। सिर्फ यही नहीं, वॉर के खत्म हो जाने के बाद लुई जब घर पहुंचे तो घर और वर्कशॉप में उनका सारा सामान चोरी हो गया था। लुई बहुत परेशान थे। जिंदगी उन्हें फिर से जमीन पर ले आई थी, पर यह बंदा कहाँ रुकने वाला था। उसको याद था कि एक टाइम पर उसके बैग्स को कितना पसंद किया जाता था। बस फिर क्या था, एक बार फिर से और नए इनोवेशन के साथ उन्होंने अपने बैग्स को मार्केट में उतारा। इस बार ट्रंक्स पर बेज और रेड कलर की स्ट्रिप्स डाली गई, जिससे पैसेंजर दूर से ही अपना बैग पहचान ले। और दूसरा, उस चेंज की वजह से उनके ट्रंक्स की लुक बहुत यूनिक हो गई, बहुत प्रीमियम दिखने लगे। और देखते ही देखते एलवी के ट्रंक की मार्केट में फिर से धूम मच गई। अब लुई ने ट्रंक के बाद दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना शुरू करा। उन्हें लगा कि लेडीज हैंडबैग में क्या इनोवेशन लाया जाए। उस टाइम पर लेडीज के जो हैंडबैग होते थे वो ज्यादा पसंद नहीं किए जाते थे। लेडीज के हिसाब से वो बहुत ज्यादा भारी होते थे और उन्हें हैंडल करने में बहुत इशू आता था। उन्होंने कैनवस यानी कि एक लाइट मटेरियल में अलग अलग डिजाइन के हैंडबैग्स निकाले, जिससे उनका वो प्रोडक्ट भी हिट हो गया। लुई का बिजनेस सही चल रहा था। उन्हें दुनिया की हर जगह से ऑर्डर्स आते थे। एलवी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग भी रिलीज कर दी थी। पर सडनली एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है।
1892 में एलवी की मौत हो गई। कब, क्यों, कैसे, ये किसी को नहीं पता चल पाया। वो रहस्य एलवी के साथ ही चला गया और फिर एलवी का बिजनेस उनके बेटे जॉर्ज वितॉन ने संभाला। जॉर्ज भी अपने फादर की तरह बहुत इनोवेटिव थे। उन्होंने ट्रंक पर एक ऐसा लॉक इनोवेट किया जिसे हैरी हुडिनी, उस टाइम का फेमस एस्केप आर्टिस्ट, भी नहीं तोड़ पाया। लॉक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे कोई भी नहीं खोल पाता था और इस इनोवेशन, इस क्वालिटी की वजह से लुई वितॉन ने फिर से एक बार कस्टमर का दिल जीत लिया। सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी उस बैग की और मार्केट में धमाल मचा दिया। धीरे धीरे यूरोप में लुई वितॉन के स्टोर्स खुलने लगे। पिता की याद में जॉर्ज ने फ्लोरल प्रिंट के साथ ओवरलैपिंग वाला एलवी का लोगो बनाया, प्राइस टैग का कॉन्सेप्ट शुरू करा और अपने सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूएस में भी फैलाना शुरू कर दिया। उसके बाद भी लुई वितॉन जैसे ब्रांड ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, जैसे कि बेटे जॉर्ज की डेथ, वर्ल्ड वॉर 2, वॉर की वजह से फिर से फैक्ट्री का बंद हो जाना वगैरह वगैरह। पर हैरानी की बात यह है कि आज की डेट में लुई वितॉन का बिजनेस वितॉन फैमिली में से कोई भी नहीं चला रहा, बल्कि एक आउटसाइडर बर्नार्ड आर्नोल्ड चलाता है और इस बंदे के आ जाने से इस कंपनी के प्रॉफिट्स डबल हो गए। अब बात आती है कि दुनिया में इतने लग्जरी ब्रांड्स होने के बावजूद और एलवी ने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे, उसके बाद भी लुई वितॉन टॉप ब्रांड कैसे है, कैसे अभी तक इसको कोई हिला तक नहीं पाया। तो एलवी की टॉप प्रायोरिटी है क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिविटी। उनकी टीम में 60 लॉयर्स हैं और ये कंपनी हर साल $17 मिलियन का खर्चा करती है सिर्फ फेक लुई वितॉन मैन्युफैक्चरर्स पे एक्शन लेने के लिए, जिससे कोई भी कस्टमर गलती से भी इनका फेक प्रोडक्ट ना खरीद पाए। ये अपने ब्रांड को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। ये अपनी ब्रांड इमेज को हल्का सा भी नीचे नहीं देख सकते। जहां दूसरी एमएनसीज ज्यादातर अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देती हैं, एलवी अपना सारा प्रोडक्शन सेंट्रली फ्रांस में ही करवाता है, जिससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और खाली प्रोडक्शन ही नहीं, यहाँ तक कि रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एलवी सारे फंक्शंस खुद अपने हाथ में रखता है। बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता। इससे एलवी बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस दे पाता है, वो भी बेटर प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ। बिजनेस की दुनिया में इसे बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट पॉइंट, नो सेल। एलवी कभी भी अपने प्रोडक्ट्स पर सेल नहीं लगाता। वो जैसे ही उस नंबर को हिट करता है, वो मार्केट से अपना प्रोडक्ट हटा देता है, या तो वो उसे डिस्कार्ड कर देता है या अपने लॉयल कस्टमर को गिफ्ट दे देता है, पर सेल कभी नहीं लगाता। इस लग्जरी ब्रांड का सेल ना लगाने का एक कारण ये भी होता है कि कस्टमर कभी भी चीटेड फील ना करे। अब मान लो किसी ने 2 लाख का बैग खरीदा और 6 महीने बाद उसी बैग की कीमत हो जाती है 1.5 लाख, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के दिमाग में ऐसी फीलिंग आती है कि उसका 50,000 का नुकसान हुआ है ना। कमाल की बात। सोचो एलवी कितना सोचता है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर ऑब्सेशन, हाई क्वालिटी, एक्सक्लूसिविटी। तो भाई तब जाकर इतने सब रीजंस की वजह से आज एलवी दुनिया का लग्जरी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में नंबर 1 ब्रांड माना जाता है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, वो जो घंटी होती है ना, उसको भी जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच।